Study channel. Today we will briefly discuss about past perfect continuous tense. In the earlier video we had discussed about present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, and past indefinite tense, past continuous tense, and past perfect tense. So let's go to our topic past perfect continuous tense. मतलब कि past मतलब होता है भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना और कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, यानी कि भूतकाल में कोई काम शुरू होता है। इस प्रकार के टेंस में भूतकाल में कोई कार्य शुरू होता है और वो जारी भी रहता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्य में हमें भूतकाल में कोई कार्य के शुरू होने का तथा उसे जारी रहने की सूचना मिलती है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसका जो पहचान है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सरल है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे और इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली अगर आप लोग पढ़ लेंगे इस वीडियो को देख के तो आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। इन फ्यूचर कभी भी आपको इसका ट्रांजिशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे, क्योंकि पहचान अगर नहीं जानेंगे तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि 12 टेंस में से कौन सा टेंस ये है। अगर हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो हमें सब कुछ आता रहेगा, हर सब टेंस का नियम आता रहेगा। अगर हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है तो ये ट्रांसलेशन पूरी तरह से गलत कर बैठेंगे आप। तो हम पहले पहचान पढ़ेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, पहचान इसका ध्यान से सुनेंगे, स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये, और नोट्स पे आप जरूर इसको लिखेंगे तुरंत अभी। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक होगा और वाक्य में यानी कि सेंटेंस में कहीं टाइम भी दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर समय नहीं दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो सपोज डेट आप अब वाक्य पहचान लिए कि हिंदी वाक्य अंत में जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे होगा और समय दिया रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब वाक्य पहचान कर चुके हैं, अब स्टेज 1 का काम हो गया। अब स्टेज 2 में आपको उसका ट्रांसलेट करना है, यानी कि रूल नंबर 1 पे हमें जाना है। तो अगर आप पहचान लिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट आपको लगातार मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आज भी अभी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। ये टेंस इसलिए भी आसान है क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हर जगह हैड बीन का प्रयोग होगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगेगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन हो गया, उसके बाद तुरंत वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत वर्ब रखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। जी हाँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप पढ़े थे कि वर्ब में आईएनजी लगेगा, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो उसमें भी वर्ब में आईएनजी लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ जाता है, उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। अब रूल हो गया, सपोज डेट हम रूल भी सीख गए। अब रूल नंबर 2 में हमको सिंस और फार लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि सिंस और फार कहाँ लगाएंगे। अगर आप सिंस और फार का जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसे नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर हमेशा आप परेशान रहेंगे कि सिंस और फार में से कौन सा वर्ड किस ट्रांसलेशन में लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे तो सिंस और फार का कन्फ्यूजन इन फ्यूचर कभी भी आपको सिंस और फार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और कभी भी आपको सिंस और फार लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंस और फार का प्रयोग टेंस में मैं आपको बता दूं कि 3 जगह होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैं बहुत ही ब्रीफली पूर्वक सिंस और फार के बारे में बताया था। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगा दिया हूँ, आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस और फार का प्रयोग कैसे होगा। सिंस और फार वाक्य में जो समय दिया रहता है 2 प्रकार से दिया रहता है। जैसे कि एक समय ऐसा दिया रहता है कि वाक्य में लगा हुआ समय दिया रहता है, मतलब कि काम में लगा हुआ पूरा समय दिया रहता है, और एक ट्रांजेक्शन ऐसा होता है काम के शुरू होने का समय मालूम रहता है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, देखिए मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी,
मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, ठीक है ना, मतलब 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, यानी काम में लगा हुआ समय हमें मालूम है। सपोज दैट यही रहता मैं 1998 से अंग्रेजी पढ़ रही थी, मैं 1998 से अंग्रेजी पढ़ रही थी, यानी जब शुरू की तो 1998 था, लेकिन कब तक पढ़ रही थी और कब तक पढ़ेगी ये नहीं मालूम है, काम के शुरू होने का समय मालूम है। और 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम है। तो जब काम के शुरू होने का यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का समय मालूम रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। हम सीधा बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे मैं एक एक लाइन जो लिखा हूँ, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, एक बार और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस में पास्ट में कोई कार्य आरंभ होकर पास्ट में जारी रहता है, अर्थात इस काल में ऐसे वाक्य का वर्णन किया गया होता है जो भूतकाल में शुरू होता है और जारी रहता है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भूतकाल में कोई कार्य जारी रहता है, शुरू होता है और वो जारी भी रहता है। पहचान मैं आपको शुरू में भी बताया हूँ कि सबसे पहला काम और स्टेज 1 ये है कि आप वाक्य को कैसे पहचानेंगे। पहचान, हिंदी वाक्यांत में रहा था, रहे थे, रही थी। हिंदी वाक्यांत में रहा था, रहे थे और रही थी में से कोई एक होगा तथा समय भी दिया होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक होगा तथा इस वाक्य में समय भी दिया होना चाहिए। तो हम पहले वाक्य पे ही डायरेक्ट चलते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, फिर से उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। पहचान, इस वाले पहचान को हम लोग देखते हैं। हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। तो इसमें देखिए हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आया ना। हिंदी वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आ गया, ठीक। एक तो हम लोग का जो संकट था, जो कन्फ्यूजन था, दूर हुआ। दूसरे में क्या है, समय भी दिया होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में देखिए समय दिया कहीं, मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो 1 साल है ना, 1 साल, तो 1 साल से पढ़ रही थी तो यही टाइम है आपका, मतलब 1 साल ही जो है वो समय है। रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक है और समय दिया गया। मतलब हम जो पहचान है, पहचान हम लोग इसको पहचान कर लिए कि ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये जो ट्रांसलेशन है। अब हम क्लियर हो गया कि ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन दिया गया है। हम 100% श्योर हो गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन दिया गया है। फर्स्ट स्टेज हम कंप्लीट कर चुके कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये ट्रांसलेशन है। अब सेकंड स्टेज में हम उसे बनाएंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 में एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैं लिखा क्या हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ, लेकिन नोट्स आप बनाएंगे इसलिए मैं क्लियर कर देना हूँ कि वर्ड बाय वर्ड कि रूल नंबर 1 में मैं लिखा क्या हूँ। सकारात्मक वाक्य में अगर वाक्य सकारात्मक है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हर जगह हैड बीन का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रखेंगे, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। हैड बीन के बाद तुरंत वर्ब रखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर समय के लिए सिंस और फार। मैं आपको बताया सिंस कहाँ लगेगा, फार कहाँ लगेगा, फिर समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं। फिर ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। फिर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड बीन, वही ऊपर वाला नियम रहेगा, बस हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, ठीक है, अर्थात हैड नॉट बीन हो जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फिर बीन आता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का बनता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हो जाएगा क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें आ जाएगा क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। उसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब हैड को हम पहले रखेंगे, लेकिन जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो है क्या से प्रश्न नहीं पूछेगा, उसमें ये पूछ देगा
मैं 1 साल से क्यों अंग्रेजी पढ़ रही थी, मैं 1 साल से क्यों अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो ऐसा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहा जाता है तो इस क्यों से ही हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं और सब उसी तरह से लिखते चले जाते हैं। मैं यहाँ पे रूल लिख दिया हूँ, मैं यहाँ पे चारों रूल लिख दिया हूँ। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे इस चारों रूल को आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, कॉपी के ऊपर लिखेंगे, बिना इसके आप ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको कॉपी पे आप लिख के कुछ बार ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर्म में से कोई एक रखना है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना, हैड नॉट बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार का बनता है, दोनों में लिख दिया हूँ। एक जो क्या से ट्रांसलेशन शुरू होगा उसमें हैड पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक्य में बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हम शुरू करेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ड में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक रखेंगे। ये अभी मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सीधा आता हूँ एग्जाम्पल पर। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। वाक्य हम लोग पहचान लिए, लास्ट में रहा, रही, रहे, था, थे, थी में से कोई एक है और समय भी दिया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, इसमें कहीं नकारात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 में पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो हम सब्जेक्ट खोजेंगे। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। आपको अब सब्जेक्ट खोजने के लिए इसी में आपको प्रश्न पूछना है। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी। 1 साल से कौन अंग्रेजी पढ़ रही थी, इसी में प्रश्न पूछना है। 1 साल से कौन अंग्रेजी पढ़ रही थी, मैं, ठीक है ना। तो मैं जो है सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, मैं सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट तो हम लोग कर लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैड बीन लगा देंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन भी यहाँ किनारे लिख लेते हैं। ठीक, यहीं हम लिख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमें मालूम चल गया और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया। ठीक, हैड बीन के बाद वर्ब खोजेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब भी हम खोजना आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्ब कैसे खोजना है। इसी में प्रश्न पूछ के वर्ब खोजेंगे। मैं 1 साल से क्या कर रही थी, मैं 1 साल से पढ़ रही थी ना अंग्रेजी, तो पढ़ना जो है वर्ब हो जाएगा। ठीक, वर्ब हो गया। ये वर्ब में आईएनजी लगाना है तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। ठीक, वर्ब में आईएनजी, उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश यही है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग करेंगे समय के लिए। तो मैं आपको बताया था सिंस और फार, फिर से बताता हूँ क्योंकि रूल नंबर 2 मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ, यूज ऑफ सिंस और फार। सिंस और फार का नियम मैं पढ़ के फिर चलता हूँ। पहले मैं बताया यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग कब करेंगे, सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, मतलब कि काम के शुरू होने का जब समय, यानी कि काम के स्टार्ट होने का टाइम जब मालूम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 1998 से, सोमवार से, सुबह से, मतलब काम के शुरू होने का समय मालूम है तो सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहेगा, मतलब कि पूरा जब समय दिया रहेगा तो हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, ठीक है ना, 2 सप्ताह से, जब काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम रहेगा तो हम फार का प्रयोग करेंगे। ठीक, सिंस और फार का मैं एक कॉलम और बनाया हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। सिंस का प्रयोग जैसे समय का नाम दिया रहे, समय का नाम मतलब कि 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से, 4 बजे से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। साल का नाम दिया रहे, जैसे कि वो क्या नाम है, 2013 से, 1998 से, 1997 से। महीने का नाम दिया रहे, तो दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से। दिनों का नाम दिया रहे, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है ना, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब 10 साल से दिया हो, 10 साल से, 10 दिन से, 10 मिनट से, तो फार का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जब वर्क के शुरू होने का समय मालूम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, जब लगा हुआ पूरा समय मालूम रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस में देखते हैं क्या होता है। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी ना, काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम है, 1 साल से, तो 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, जब काम में लगा हुआ पूरा समय मालूम है तो हम फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो
काम में पूरा हुआ, पूरा समय मालूम है तो 1 साल के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अब हमें सब कुछ मालूम हो गया, अब हम इसी के बेस पे हम रख देते हैं। पहले सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट में पहले बताया मैं हूँ, यानी कि सब्जेक्ट आई है, ठीक। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो आई हैड बीन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब क्या है पढ़ना, वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होगा, रीड में आईएनजी, आई हैड बीन रीडिंग, ठीक। उसके बाद क्या कहाँ गया, आई हैड बीन रीडिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। फिर सिंस और फार में इसको एक रखेंगे, तो मैं आपको बताया हूँ कि इसमें लगा हुआ पूरा से मालूम है, तो फार होगा 1 साल से, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब इसी का निगेटिव हम बनाते हैं, इसी टेंस का निगेटिव बनाते हैं। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो वही आ गया, मैं 1 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। सपोज डेट यही लिख दिया गया, 1 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी, ठीक। तो निगेटिव के लिए क्या करना है, सब कुछ वही रहेगा, हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ देना है, यानी कि आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सपोज करिए यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे लिख दिया गया क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन है। तो यहाँ क्या के लिए हम पहले क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से शुरू होता है तो पहले सहायक क्रिया रख देंगे हैड, हैड भी नहीं रखेंगे, बस हैड रखेंगे। तो सपोज डेट हम लोग हैड यहाँ रख दिए, ठीक। हैड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी कि कर्ता आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं 1 साल से अंग्रेजी, क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, कौन 1 साल से अंग्रेजी पढ़ रही थी, मैं, तो मैं जो सब्जेक्ट हो गया, हैड के बाद आई, ठीक। उसके बाद बीन रख देंगे, सब इसी के हिसाब से हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, सब इसी फार्मूला के हिसाब से हो रहा है, हैड आई बीन हो गया, ठीक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रीड, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो गया, हैड आई बीन रीडिंग, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, हैड आई बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक। फिर प्लस सिंस और फार, तो आपको मालूम ही है कि फॉर 1 ईयर है, यहाँ पे फार क्यों लगेगा आपको मालूम है ना, काम में लगा हुआ पूरा समय दिया है तो फार लगेगा, फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या हटा देते हैं हम, अगर यहाँ पे आ गया मैं 1 साल से क्यों अंग्रेजी पढ़ रही थी, मैं 1 साल से क्यों, मैं 1 साल से क्यों अंग्रेजी पढ़ रही थी, ठीक है ना। तो वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसी से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। क्यों मतलब क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखा गया इंट्रोगेटिव वर्ड फिर हेड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, क्यों मतलब वाई, ठीक, वाई हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया ना वाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हेड है, तो वाई हेड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, वाई हेड आई हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसका बीन, वाई हैड आई बीन, ठीक। फिर वर्ब में आएंगी, तो वर्ब पढ़ना है तो रीड हो गया, वाई हैड आई बीन रीडिंग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, रीडिंग इंग्लिश। फिर सिंस और फार में से फार लाइन क्योंकि 1 साल है तो फार 1 ईयर। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पे और चलते हैं। आकाश सुबह से रो रहा था, आकाश सुबह से रो रहा था, ठीक है ना। पहले आप पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। लास्ट में रहा, रही, रहे, था, थे, थी में से कोई एक है, रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक है, और समय के लिए सुबह दिया है। ये सुबह जो है ना, सुबह से रो रहा था, ये समय है। आप इसे समय ऐसा नहीं कहिएगा कि ये समय कहाँ से दिया है, सुबह से रो रही थी मतलब रोना है, उसको बताया गया कब से रो रही थी, तो ये टाइम भी दिया रहेगा। यानी कि हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक होगा, और उसमें समय भी दिया रहेगा, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो हम पता कर गए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। आकाश सुबह से रो रहा था, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग नियम नंबर 1 देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फार। तो पहले हमें शुरू करना है, सब्जेक्ट लिखना है। आकाश सुबह से रो रहा है, आपको मालूम करना है ना सब्जेक्ट, तो इसी में प्रश्न पूछना है। आकाश सुबह से रो रहा था, इसी में प्रश्न पूछेंगे, सुबह से कौन रो रहा था, सुबह से कौन रो रहा था, तो आकाश। तो आकाश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, मैं सीधा लिख देता हूँ आकाश। आकाश मालूम चल गया हमें सब्जेक्ट,
अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग हुआ। तो मैं सीधा लिख देता हूँ हैड बीन। आकाश हैड बीन हो गया ना। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लिखेंगे। तो वर्ब खोजेंगे, वर्ब भी हम इसी में क्वेश्चन पूछे खोजेंगे। आकाश सुबह से रो रहा था, आकाश सुबह से क्या कर रहा था, आकाश सुबह से रो रहा था, तो रोना जो है वर्ब हो जाएगा। तो आकाश हैड बीन क्राइंग, क्राइंग कर लीजिए, चाहे वीपिंग कर लीजिए, तो क्राइंग कर ले रहे हैं, ठीक है ना। क्राइंग भी ठीक है, वीपिंग भी ठीक है, वीप भी कर सकते, वीप मीन्स रोना होता, क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, तो क्राइंग करते हैं। आकाश हैड बीन क्राई हो गया, ठीक है ना। उसका वर्ब में आईएनजी, आकाश हैड बीन क्राइंग, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं यहाँ पे, सुबह से रो रहा था, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। तो सुबह से मतलब काम में लगा हुआ, काम के शुरू होने का समय मालूम है, वह सुबह से रो रहा था, आकाश सुबह से रो रहा था, तो काम के शुरू होने का समय मालूम है। वो कब तक रोएगा, ठीक है ना, कब तक रोएगा ये हमें नहीं मालूम है, यानी कि बस वो सुबह से रो रहा है ये मालूम है, तो काम के शुरू होने का समय मालूम है। आकाश हैड बीन क्राइंग, तो शुरू होने का समय मालूम है, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आकाश हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, इसी का निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट जोड़ देना है, तो सब कुछ वही रहेगा। आकाश हैड नॉट बीन क्राइंग, आकाश हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यह इंट्रोगेटिव मान लीजिए है, यहाँ पे अगर लिखा गया क्या आकाश सुबह से रो रहा था, तो इंट्रोगेटिव ये वाला देखेंगे, तो पहले क्या लगाएंगे, हैड, पहले हैड लगा दिए, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले मैं ऊपर बता दिया, सब्जेक्ट इसका आकाश है, हैड आकाश, ठीक। फिर बीन, हैड आकाश बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो क्राइंग में आईएनजी लगा दिए, हैड आकाश बीन क्राइंग, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस और फार में इसको एक लगाएंगे, मॉर्निंग के लिए सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन मार्क बन गया। अगर यही रहता आकाश सुबह से क्यों रो रहा था, ठीक, आकाश सुबह से क्यों रो रहा था, ये हटा दीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इसी से हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड से। देखिए मैं यहाँ लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे। तो क्यों का मतलब वाई होता है, ठीक है, क्यों का मतलब वाई होता है, तो वाई, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आकाश है, वाई आकाश। फिर सॉरी, वाई के बाद शायद के लिए हैड लगी, वाई हैड, यहाँ देखिए वाई हैड, फिर आकाश, फिर बीन, वाई हैड आकाश बीन। वर्ब में आईएनजी, वाई हैड आकाश बीन। वर्ब में आईएनजी क्राइंग, वाई हैड आकाश बीन क्राइंग। फिर सिंस और फार में इसको एक लगेगा, तो सिंस मॉर्निंग। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। मैं भी कुछ नहीं किया, बस इसी रूल पे रखते चला गया, ट्रांसलेशन बन गया है। तो ये आपका ये आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया। इस वीडियो को देखिए, एक बार देखने से नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप उसमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसमें जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर सकूँ, ठीक। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद आप जो है कि 15 पॉजिटिव, 15 निगेटिव और 15 इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन बनाएं, ताकि जो है कि पूरी तरह से ये टेंस आपको समझ में आ जाए और पूरी तरह से हमेशा के लिए याद हो जाए और कभी आप इस टेंस को भूलें नहीं। धन्यवाद।